मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं आर्ट ऑफ हिस्ट्री के बारे में। आर्ट ऑफ हिस्ट्री में आज हम चर्चा करेंगे आदिकाल की चित्रकलाओं के बारे में, जो कि 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक की हैं, जिसमें गुहाओं, कंदराओं, शिलाश्रयों की चित्रकला के बारे में चर्चा करेंगे। एक तरह से आपके पास थियोरेटिकल नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्रकलाओं के उद्गम की अगर हम बात करें तो चित्रकला का इतिहास उतना ही पुराना कहा जा सकता है जितना मानव का इतिहास। मनुष्य ने जिस समय प्रकृति की गोद में नेत्रोन्मीलन किया, उस समय से ही उसने निर्माण के तारतम्य से अपने जीवन को सुखी तथा समृद्ध बनाने की चेष्टा की, और इस निर्माण कार्य के फलस्वरूप उसने ऐसी कृतियों का सृजन किया जो उसके जीवन को सुखद और सुचारू बना सके। इसी समय से मनुष्य की ललित भावना भी जाग उठी और उसने अपनी मूक भावनाओं को अनगढ़ पत्थरों के यंत्रों तथा टेढ़ी मेढ़ी रेखाकृतियों के रूप से गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर दिया। उसके जीवन की कोमलताएं, भावनाएं और तथा संघर्ष में जीवन की सजीव झांकियां आदि मानव की कलाकृतियों के रूप में आज भी सुरक्षित हैं। आदिकाल से आज तक मनुष्य रेखा तथा आकार, लक्षण और कर्षण के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करता चला आ रहा है। मानव ने रेखा और आकार के माध्यम से अपनी प्रकृति, आत्मा और युग का सदैव स्वागत तथा चित्रांकन किया है। इन असंख्य चित्राकृतियों के आधार पर चित्रकला भी आज एक निश्चित परिभाषा निर्धारित कर चुकी है। तो इसी चर्चा में हम शुरू कर रहे हैं मानव की उत्पत्ति और विकास क्रम। चित्रकला के इतिहास का अध्ययन करने से पूर्व मानव का विकास क्रम भी देखना आवश्यक है। इस अध्ययन से आदि मानव की कलाकृतियों के कालक्रम का अनुमान लगाया जा सकता है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम एक कोष्ठक जीव ही थे और उसने ही मनुष्य का विकास हुआ। जीव का यह विकास क्रम 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो इस प्रकार है: एजियोइक कल्प, पैलाजोइक कल्प, मेसोजोइक और सिनोजोइक कल्प। अगर हम एजोइक की बात करें तो इस युग में पृथ्वी पर एक कोष्ठक जैव ही था। यह जैव आज से लगभग 1 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर विकसित हुआ। पैलाजोइक युग, इस युग में जीव सर्वप्रथम अकशेरुकी यानी कि इनवर्टिब्रेट्स प्राणियों जैसे सीवार, स्पंज या जैली मछली तथा रेंगने वाले जीवधारियों, पक्षियों तथा विशालकाय वृक्षों और जंगलों के रूप में विकसित हुआ। मेसोजोइक युग में, इस युग में केरुशकी जीवों का विकास हुआ यानी कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात अपनी असहाय स्थिति को देखा। प्रकृति की महान शक्तियों के सम्मुख उसकी नगण्य चेतना जागृत हुई और उसने उदर की क्षुधा शांत करने के लिए, शरीर को शीत, ताप और वर्षा से सुरक्षित रखने के लिए तथा भयंकर पशुओं से अपनी रक्षा करने हेतु नाना सुरक्षात्मक प्रयत्न किए। उसने इस काल में 6 लाख वर्ष पूर्व में पाषाण के औजारों तथा हथियार बनाने, जिनसे यह आखेट करके उदर क्षुधा की पूर्ति तथा अपने शरीर की सुरक्षा कर सके। हजारों वर्षों बाद इसी विकास क्रम में आगे चलकर उसने सुरक्षा के लिए गुहाओं की शरण ली। प्रगति के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: पूर्व पाषाण युग या पूरा प्रस्तर युग, यानी जिसे पैलोलिथिक युग कहते हैं। उसके बाद मध्य पाषाण युग, फिर उसके बाद उत्तर पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग में, इस युग में अवशेष विशेष रूप से औजारों तथा हथियारों आदि के रूप में मिलते हैं, जिसमें अयंत गणन है तथा आकार भद्दे हैं। अगले मध्य पाषाण युग में इस समय की बात कम सामग्री प्राप्त हो सकी है। इस समय के मानव ने पूरा पाषाण युग या पूर्व पाषाण युग के मानव के समान प्रस्तर का ही प्रयोग किया है। उत्तर पाषाण युग की अगर हम बात करें, इस युग के अवशेष भी बहुत कम प्राप्त हुए हैं। जो उदाहरण प्राप्त है उनमें से अधिकतर बेलारी के आसपास प्राप्त हुए हैं। इस युग का पत्थर का गढ़ा हुआ एक गोल यंत्र नर्मदा नदी की घाटी से भी प्राप्त हुआ है, और इसके साथ नर्मदा घाटी के दरियाई घोड़े तथा अन्य पशुओं की अश्मीभूत हड्डियां प्राप्त हुई हैं।
अगर हम बात करें भारतवर्ष में उत्तर पाषाण युग की चित्रकला के उदाहरण तो इसमें हम बात करेंगे कि कई क्षेत्र आते हैं, जैसे बिलास रंगन, बिलारी, बाईनाट के एडकल, हरनीहरन, विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रेणी और सिंगपुर, इसके अलावा मिर्ज़ापुर, मनिकापुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल क्षेत्र, बांदा, ग्वालियर, भीमबेटका आदि। प्रागैतिहासिक चित्रों का उद्देश्य क्या था? पाषाण युग के मनुष्यों ने अपने चारों ओर के वातावरण की स्मृति को बनाए रखने के लिए तथा अपनी विजय का इतिहास व्यक्त करने की भावना के वशीभूत होकर इन चित्राकृतियों का निर्माण किया। गुहावासी मानव ने अपनी अमूर्त भावना को मूर्त रूप प्रदान करने की प्रवृत्ति के कारण, जिसमें जादू, टोना टोटका आदि भी आ सकते हैं, अधिकांश चित्रों की रचना की। मूलतः ये मनोवृत्तियां संपूर्ण मानव जाति की उन्नति की प्रेरक है। इन चित्रों में आदि मानव का दैनिक जीवन परिलक्षित होता है। आखेट करने से पूर्व आदिम आखेटक पशु का चित्र बनाकर और उस पर कुछ जादू टोना करके अपने आखेट की सफलता में विश्वास करता था। उसका विश्वास था कि जिस पशु को वह चित्र रूप में अंकित करता था वह उसके वश में सरलता से आ जाता था। प्राय ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें तीरों, बाणों या भालों से बंधे पशु अंकित किए गए हैं। कदाचित आखेट के लिए प्रस्था से पूर्व आदिम आखेटक अनेक आखेटक समूह को चित्रित कर आते पशु के चित्र के सहारे पशु के अनेक वर्गों में मिले हैं। और अगर हम जाने तो इन चित्रों का विषय क्या होता था? आदिम मनुष्य का दृष्टिकोण भयानक पशुओं की दौड़ भाग, उछल कूद तथा वेदना के चित्रण या अपने दैनिक जीवन के कार्यकलापों के अंकन तक ही सीमित रहा। अंत उसने सांवर, बारहसिंगा, महिष, गैंडा, हाथी, घोड़ा, खरगोश, सूअर जैसे पशुओं का स्वाभाविकता के साथ अंकन किया है। यह पशु उसने अपने आखेट में देखे थे और उसने उनका पीछा करते हुए उनमें दैत्य जैसी शक्ति का अनुभव किया था। इन पशुओं की गति और शक्ति पर उसने विजय प्राप्त की थी। इस कारण उसके प्रमुख चित्रण विषय के रूप में पशु जीवन का आना स्वाभाविक था। पशुओं के मांस से उसकी उदर क्षुधा भी मिटती थी और उनकी खाल से वह अपने शरीर भी ढकता था। सूअर, हाथी, गैंडा तथा बारहसिंगा आदि के ढील डोल और शक्ति से भी वह प्रभावित हुआ होगा। अंततः पशु और पशुओं के आखेट दृश्य तथा जादू के विश्वास के प्रतीक चिन्हों का चित्रण उस समय की कला का प्रधान विषय यही कारण रहा होगा। और इन चित्रों में मानव ने अपने भावों को सरलतम रूपों तथा ज्यामितीय आकारों से संजोया है। यह कृतियाँ आदिम मानव की बाल सुलभ प्रकृति की उत्तम झांकी है। इन चित्रों में प्रागैतिहासिक युग के मनुष्य का संपूर्ण इतिहास संचित है। इन चित्रों की सीमा रेखाएं सशक्त एवं गतिशील हैं, यद्यपि चित्र असंयत और सरल है। आगे हम चर्चा कर रहे हैं प्रागैतिहासिक कला के चित्रों की विशेषताएं तथा मूल प्रवृत्तियां। इसमें हम बात करेंगे चित्रों का विधान। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के समस्त चित्र उदाहरण लाल, काले या पीले और सफ़ेद रंगों से बने हैं। यह चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, भित्तियों या छतों में बनाए गए हैं। भित्तियों यानी कि अंदर की दीवारों। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। यह चित्र चट्टानों की खुरदरी दीवारों पर लाल, गेरू या हिरौंजी, काले, कोयले, काजल या कालिक या सफ़ेद खड़िया रंगों के पशु की चर्बी से मिलाकर बनाए गए हैं। इन चित्रों में रेखा या सीमा रेखा की प्रधानता है, इस कारण इनको रेखा चित्र मानना संगत है। आकृति की सीमा रेखा की अधिकांश किसी नुकीली पत्थर से खोदकर बनाई गई है, जिससे वह वर्षा के जल से धुल न जाए और स्थायी बने रहे। सामान्यतः 2-3 रेखाओं के द्वारा मानव आकृतियों का निर्माण किया गया है और कभी कभी चौखूटे धड़ से मनुष्य की आकृति बनाई गई है, जिसमें कभी तिरछी और कभी पड़ी रेखाएं भर दी गई हैं। अब हम रंग तथा आकार की बात करें तो इन चित्रों में रंग का प्रयोग बाल सुलभ प्रकृति के आधार पर किया गया है। आकृति को भरने के लिए धरातल पर रंगों को सपाट लगाया गया है। इन चित्रों में
सुगमता से प्राप्त खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। इन रंगों में प्रधानता गेरू, हिरौंजी, रामरज तथा खड़िया के रंगों का प्रयोग है। इन रंगों के अतिरिक्त रासायनिक रंगों में कोयला या काजल का प्रयोग किया गया है। अधिकांश आकृतियों के निर्माण में सीधी रेखा, वक्र और आयत आदि ज्यामितीय आकारों का प्रयोग है। कई ज्यामितीय आकारों को सांकेतिक रूप में भी प्रयोग किया गया है, जिसमें स्वास्तिक, त्रिभुज, वृत्त, षटकोण तथा आयताकार है। संभवतः इन आकारों में से प्रकृति की विभिन्न शक्तियां या जादू टोने के विश्वासों को व्यक्त किया गया है। अधिकांश चित्रों की रेखाओं के द्वारा बनाया गया, अन्यथा पूर्ण रूप से या पूरक रूप से स्टेंसिल पद्धति का प्रयोग किया गया है। यद्यपि यह चित्र भद्दे, असंयत और कठोर है, परंतु इनमें गति तथा सजीवता है और तूलिका संचयन की शक्ति इनकी प्रमुख विशेषता है। चित्रकार अपनी तूलिका किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि के एक सिरे को कूटकर बनाता था। आदिम चित्रकार रंगों को पशुओं की चर्बी में से मिलाने के लिए पशुओं के पुट्टे की हड्डी को प्याली में समान प्रयोग में लाते थे। यद्यपि अधिकांश चित्रकारी के उदाहरण रेखा और सपाट रंगों के प्रयोग से बनाए गए हैं और भी कहीं गोलाई का आभास होता है, इन चित्रों की सरलता, सुगमता तथा सूक्ष्म रेखांकन पद्धति आज के कलाकार के लिए एक महान प्रेरणा है। मिर्जापुर, सिंहपुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद आदि क्षेत्रों से प्राप्त इस काल के कृषि संबंधी चित्र उदाहरणों में जीवन स्तर तथा युग परिवर्तन के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे हैं, परंतु अभी तक यह निश्चित नहीं किया जा सका है कि परिवर्तन की वह व्यवस्था इस क्षेत्र में कब आई। परंतु यह निश्चित है कि पाषाण युग के पश्चात धातु युग का समारंभ हुआ। इस युग में मनुष्य ने लकड़ी तथा पत्थर के अतिरिक्त धातुओं का प्रयोग आरंभ कर दिया।